Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 14th October 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about conflict between Pakistan and Afghanistan along Durand Line. Important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. सो करंट न्यूज़ देखते हैं। हाल फिलहाल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में वापस से कन्फ्लिक्ट शुरू हो गए हैं अलोंग देयर लैंड बाउंड्री, जिसका नाम है डूरैंड लाइन। डूरैंड लाइन की अगर बात की जाए तो ये लगभग 2600 किलोमीटर लॉन्ग लैंड बॉर्डर है बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। लेकिन ये डूरैंड लाइन को अफगानिस्तान कभी भी ऑफिशियल इंटरनेशनल बाउंड्री की तरह आइडेंटिफाई नहीं करता है बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। अफगानिस्तान का मानना है कि दिस ड्यूरैंड लाइन एज अ बॉर्डर वाज ड्रॉन बाय ब्रिटिशर्स इन अ यूनिलैटरल मैनर। मतलब ब्रिटिशर्स ने बिना ग्राउंड सर्वे किए हुए, बिना देखे हुए कि किस कम्युनिटी के लोग कहाँ रहते, उन्होंने ये लाइन ड्रॉ कर दी। और ऐसा काफ़ी हद तक कहना अफगानिस्तान का सही भी है कि ब्रिटिशर्स हैड ड्रॉन दिस ड्यूरैंड लाइन विदाउट मच अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्राउंड पोजिशनिंग। और इस कारण से हुआ क्या कि अफगानिस्तान के अंदर जो एक मेजॉरिटी एथनिक कम्युनिटी रहती है पश्तून, पश्तून कम्युनिटी के कई सारे लोग इस लाइन के कारण डिवाइड हो गए। उनकी ठीक ठाक सी पॉपुलेशन पाकिस्तान साइड में चली आई बिकॉज ऑफ दिस डिवीजन डन बाय ब्रिटिशर्स, जिसका नाम है डूरैंड लाइन। तो यही कारण है कि अफगानिस्तान इस डूरैंड लाइन को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करता नहीं है। लेकिन अभी के लिए दिस इज द लैंड बॉर्डर बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। और यही कारण है कि बीच बीच में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में अलग अलग एरियाज में यहाँ पे कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं, जैसा अभी हुआ है। अ बॉर्डर क्लास या कन्फ्लिक्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान फोर्सेस हैव स्टार्टेड अलोंग ड्यूरैंड लाइन। अभी हुआ है कुछ महीनों पहले, 4-5 महीनों पहले, मुझे लगता है जुलाई महीने में भी ऐसे डिस्प्यूट्स हुए थे। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये जो बॉर्डर कन्फ्लिक्ट है अलोंग ड्यूरैंड लाइन, इट इज़ बिकमिंग वेरी वेरी नॉर्मल। इससे और डीपर क्या इन्फरेंस ड्रॉ किया जा सकता है, इंडिया का इंटरेस्ट इसमें कहाँ कैसे इम्पैक्ट हो रहा है या फर्दर हो रहा है, वो देखते हैं। देखिए, ये जो लगातार कन्फ्लिक्ट हो रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, हर 4-5 महीनों पे अफगानी फोर्सेज एंड पाकिस्तानी आर्मी के बीच में जो डिस्प्यूट हो रहे हैं अलोंग ड्यूरैंड लाइन, इसका क्या इन्फरेंस होगा जरा देखते हैं। ऐसा नहीं है कि ये डिस्प्यूट ड्यूरैंड लाइन के अलोंग कोई नया डिस्प्यूट है तो ये काफ़ी पुराना डिस्प्यूट, बट दिस डिस्प्यूट इज लीडिंग टू कन्फ्लिक्ट इन रिसेंट टाइम्स। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी आर्मी और अफगानिस्तान के अंदर जो करेंटली रूलिंग एंटिटी है तालिबान, उनके बीच के रिलेशंस अब खराब हो रहे हैं। तालिबान के बारे में मैंने सैटरडे की न्यूज़पेपर एनालिसिस में डिटेल में बताया है। तो वहाँ मैंने आपको बताया कि कैसे तालिबान फर्स्ट केम टू पावर इन 1995। यहाँ गलती से मैंने लिख दिया 1996, या ये आपको देख करके कंफ्यूजिंग लग रहा होगा 19965। एक्चुअली आई वांटेड टू राइट कि तालिबान केम टू पावर समवेयर in 1995-96 and it stayed in power till 2001. I will correct it when I will be sharing the PDF. तो तालिबान came to power in Afghanistan 1995 या 96 में, and it stayed in power for about 5-6 years till 2001, जब तक यूएस ने उनके ऊपर अटैक नहीं किया अफगानिस्तान के अंदर। ये कहानी तो हम लोग सारी देख चुके हैं सैटरडे के न्यूज़पेपर एनालिसिस में। तो तालिबान का जो फर्स्ट स्टिंट इन पावर था till 2001, it was heavily supported by Pakistan, और पाकिस्तान was using these Talibanis in order to promote cross-border terrorism in India, especially in Jammu and Kashmir. And that is the reason why during 1990s we saw rise in terror-related activities in Jammu and Kashmir because of Taliban spillover in India. This we have already seen. The point is कि earlier and during the first
stint, a first regime of Taliban from 1995 to 2001, Pakistan and Taliban were acting in close nexus. बट जब से तालिबान दोबारा पावर में आया है 2021 ऑनवर्ड्स व्हेन यूएस फोर्सेस पुल्ड आउट ऑफ अफगानिस्तान, तब से तालिबान जो पावर में है उसको कहा जाता है तालिबान 2.0. एंड द तालिबान 2.0 is now asserting its independence. It does not want to remain puppet in the hands of Pakistani army या its intelligence agency ISI. It wants to be seen as an independent actor. और यही कारण है कि तालिबान अब के टाइम में अपने रिलेशंस को डाइवर्सिफाई कर रहा है दुनिया के अलग अलग देशों के साथ, चाइना, रसिया, ईरान, गल्फ कंट्रीज के साथ एंड इवन इंडिया के साथ वो अपने रिलेशंस मजबूत कर रहा है. आपको पता है कि हाल फिलहाल में तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव्स भारत आए थे. दे ऑल्सो मेट इंडियाज एक्सटर्नल मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर. तो कहीं ना कहीं नाउ पाकिस्तान रिलेशन विथ तालिबान इज worsening. Taliban is looking forward to establish itself as a dynamic player, not to be controlled through remote by Pakistani army and intelligence agency. तो भारत के लिए कहीं ना कहीं अच्छी खबर है. भारत पाकिस्तान के इसी हरकत के कारण इंडिया वाज वेरी सर्कमस्पेक्टिव. जो पहले तालिबान पावर में था 2001 तक, तो तालिबान का इस्तेमाल करके पाकिस्तान भारत के अंदर जो टेररिज्म फैलाता था, इसी कारण से जब 2021 में तालिबान अगेन रिटर्न टू पावर, इंडिया बिकेम वेरी वेरी विजिलेंट कि कहीं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और ना बढ़ जाए पाकिस्तान के इंसिस्टेंस के थ्रू बाई तालिबानीज. लेकिन तालिबान और पाकिस्तान के बीच के रिलेशंस खुद ही खराब हो रहे हैं. तालिबान इज लुकिंग फॉर ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस. तो ये भारत के लिए अच्छी खबर है. ये डुरांड लाइन पे जो कन्फ्लिक्ट है, रिसेंटली फ्रीक्वेंट कन्फ्लिक्ट, हर 4-5 महीनों पे यहाँ फायरिंग शुरू हो जाती है, ये एक ना एक तरीके से भारत के लिए तो पॉजिटिव खबर हो सकती है. कहीं ना कहीं पाकिस्तान एंड तालिबान आर नॉट एक्टिंग इन नेक्सस नाउ, सो दे विल नॉट बी प्रमोटिंग टेररिज्म इन इंडिया. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट यूनेस्कोज वर्चुअल म्यूजियम, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल एजेंसीज पॉइंट ऑफ व्यू. पहले थोड़ा सा यूनेस्को के बारे में समझेंगे एंड देन विल कम टू द करंट न्यूज. देखिए, यूनेस्को इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस. तो पहले थोड़ा यूनाइटेड नेशंस के बारे में देख लेते हैं. सी, यूनाइटेड नेशंस हैव 6 principal organ. United Nations as an international organization was created in 1945 with the main aim of promoting international peace and security. साथ ही साथ इसके और भी कई सारे रोल्स हैं. तो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को इंश्योर कराने के लिए तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी बनाई गई यूनाइटेड नेशंस के अंदर, उसको कहा गया यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल. इट इज़ वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस. उसके अलावा जो 5 प्रिंसिपल ऑर्गन है उसमें से एक है जनरल असेंबली, सेक्रेटेरिएट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल, which is for the time being now abandoned. तो ट्रस्टीशिप काउंसिल इज नाउ नॉट फंक्शनल. तो 6 में से 5 प्रिंसिपल ऑर्गन ही फंक्शनल हैं यूनाइटेड नेशंस के. जो छठा प्रिंसिपल ऑर्गन है वो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक. इकोसॉक was also created in 1945 along with other 5 principal organs of United Nation. पूरा यूनाइटेड नेशन से 1945 में बनाया गया था. इकोसॉक नाम से जैसा आपको समझ आ रहा है, इस ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस का काम है टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल कोऑपरेशन अमंग्स द मेंबर कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशन. नाम ही है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. इकोसॉक का कैसे काम करता है वो भी समझते हैं. तो यूनाइटेड नेशंस के जो भी प्रिंसिपल ऑर्गन है उसमें से ये प्रिंसिपल ऑर्गन इकोसॉक, इसका काम है कि इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस करवाए, इकोनॉमिक एंड सोशल कोऑपरेशन करवाए मेंबर कंट्रीज की. और वो काम ये करवाता है इकोनॉमिक एंड सोशल कोऑपरेशन थ्रू सम इंडिपेंडेंट एजेंसीज. दुनिया में कुछ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे ILO, FAO, यूनेस्को, ये सब नाम आपने सुना होगा, WHO. दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विथ यूनाइटेड नेशंस. दे आर सो for practical purposes independent and autonomous, but they have signed an agreement with United Nations in order to work in coordination with United Nations, and that is why they are known as specialized agencies of United Nations. And these specialized agencies of United Nations
को मैनेज करने का काम, यूनाइटेड नेशन के साथ इनके बीच में कोऑर्डिनेशन डेवलप करवाने का काम करता है ये ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन जिसका नाम है इकोसॉक। तो मैं एक बार सिंप्लीफाई करके बता दूं, यूनाइटेड नेशंस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया 1945 में। उसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। उसमें से एक प्रिंसिपल ऑर्गन है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसका काम है दुनिया भर के जो मेंबर कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशंस के, उनके बीच में इकोनॉमिक एंड सोशल कोऑपरेशन बिल्ड कराए। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ही बेसिकली यूनाइटेड नेशंस के जो स्पेशलाइज एजेंसीज हैं उनके साथ यूनाइटेड नेशंस का कोऑर्डिनेशन करवाता है। स्पेशलाइज एजेंसीज वो एजेंसीज हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पे जो अदरवाइज तो इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस हैं, बट दे एक्ट इन कोऑर्डिनेशन विथ यूनाइटेड नेशंस। और यूनाइटेड नेशंस और इन स्पेशलाइज एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन करवाने का काम होता है इकोसॉक का। और देयर आर 15 स्पेशलाइज एजेंसीज, उसमें से एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनेस्को। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। एज आई सेड, इट इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इसका हेडक्वार्टर है इन पेरिस, फ्रांस। इट वाज आल्सो फाउंडेड इन 1945। यूनेस्को मेनली वर्क्स इन 5 की एरियाज। एजुकेशन के एरिया में कोऑपरेशन डेवलप करना, नेचुरल साइंस जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब एरियाज में कोऑपरेशन डेवलप करना, सोशल एंड ह्यूमन साइंसेज, कल्चर, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, इन एरियाज में यूनेस्को जो है वो वर्क करता है। अच्छा, यूनेस्को का मेन जो काम है, अक्सर जिस कारण से यूनेस्को के बारे में आपने सुना होगा, वो होता है यूनेस्को का काम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को प्रोटेक्ट करना। हेरिटेज साइट जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क, वो नेचुरल हेरिटेज साइट है। इस तरह से कल्चरल हेरिटेज साइट्स। तो हेरिटेजेस को प्रोटेक्ट करना, जो हमारी धरोहर हैं, जो हमने पिछले जनरेशन से इनहेरिट किया, उनको प्रोटेक्ट करना। हेरिटेजेस आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स, नेचुरल एज वेल एज कल्चरल। उन हेरिटेजेस को प्रोटेक्ट करने का काम होता है यूनेस्को का मेनली। और भी कई सारे काम है, बट यूनेस्को का अक्सर जो आपने नाम सुना होगा वो इसी कॉन्टेक्स्ट में सुना होगा कि ये यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, फॉर एग्जांपल काजीरंगा नेशनल पार्क। तो ये तो बात हो गई यूनेस्को की, स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। अब यूनेस्को से रिलेटेड करंट न्यूज देखते हैं। यूनेस्को ने एक वर्चुअल म्यूजियम बनाने का काम शुरू किया है। उस वर्चुअल म्यूजियम के अंदर जितने भी स्टोलन कल्चरल ऑब्जेक्ट्स हैं, आर्ट, आर्टिफैक्ट्स, स्कल्पचर्स, उनका 2D या 3D इमेज बना करके वहां स्टोर किया जाएगा। ये जितने भी स्टोलन कल्चरल ऑब्जेक्ट्स who have been smuggled, illegally trafficked, they are missing from their original home countries, उनको वहां पे क्रिएट किया जाएगा। इसी को कहा गया है यूनेस्कोस वर्चुअल म्यूजियम। ये किसी फिजिकल लोकेशन पे नहीं होगा, इट विल बी अवेलेबल ऑनलाइन एंड वन कैन विजिट दिस यूनेस्कोस वर्चुअल म्यूजियम by logging into this site museum.unesco.org। यूनेस्को ने फैसला किया कि वो एक वर्चुअल म्यूजियम बनाएगा ड्यूरिंग इट्स मोंडिया कल्ट 2025 कॉन्फ्रेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें 2D एंड 3D मॉडल्स ऑफ स्टोलन कल्चरल आइटम्स होंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यूनेस्को इज नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू ग्रो दिस म्यूजियम, कि इसमें और ज़्यादा आइटम्स ऐड करें, ये लक्ष्य नहीं है यूनेस्को का। यूनेस्को का अल्टीमेट लक्ष्य है कि ये म्यूजियम पूरी तरह से एम्प्टी हो जाए, मतलब इन स्टोलन आर्टिफैक्ट्स को रिकवर किया जाए, इनके फिजिकल फॉर्म को, और वंस दे आर रिकवर्ड देन दे आर प्लेस्ड एट द राइटफुल लोकेशन, और उसके बाद उनको यहाँ से डिलीट किया जाए। और धीरे धीरे डिलीट करते करते सारे के सारे आर्टिफैक्ट्स जिनका डिजिटल फॉर्मेट यहाँ बनाया गया उनको डिलीट किया जाए। दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ यूनेस्कोस वर्चुअल म्यूजियम। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि यूनेस्कोस का जो वर्चुअल म्यूजियम है वो एक तरीके से चोरी हुए जो इम्पॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स हैं, कल्चरल इम्पॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स हैं, उनसे रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करना है ताकि लोग उसके बारे में जानें, तो उसकी रिकवरी आसान हो। एंड अल्टीमेट गोल इज टू मेक इट एम्प्टी। करेंटली अगर देखा जाए तो वहां पे 240 से भी ज़्यादा मिसिंग आइटम्स को रखा गया है इन दिस वर्चुअल म्यूजियम फ्रॉम 40 कंट्रीज। भारत से 2 इम्पॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स रखे गए हैं।
उनका डिजिटल वर्जन क्रिएट किया गया इन यूनेस्कोज वर्चुअल म्यूजियम। एक है शिवा का नटराज स्कल्पचर विच वाज स्टोलन फ्रॉम अ टेम्पल इन श्रीपुरानथन इन तमिलनाडु। दूसरा है ब्रह्मा स्कल्पचर विच हैज बीन सोन सिटिंग इन ललितासन। तो ब्रह्मा सिटिंग इन ललितासन वैसा एक स्कल्पचर जो स्टोलन हुआ भारत से, उसको भी यूनेस्को के वर्चुअल म्यूजियम में बनाया गया है। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 2025। इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3, इंडियन इकोनॉमी या ओवरऑल इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। करंट न्यूज ये है कि रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ने सेवरिस रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस 2025 इन 3 इकोनॉमिस्ट को दिया है। ये डिटेल में ये न्यूज मैं इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि आपको एक बात अच्छे से दिमाग में रखना है कि नोबेल प्राइज इज नॉट गिवन फॉर इकोनॉमिक्स। नोबेल प्राइज इज गिवन ओनली इन 5 एरियाज: मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर एंड पीस। नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स इज नॉट गिवन। एक्चुअली इकोनॉमिक्स के फील्ड में एक इंपॉर्टेंट प्राइज दिया जाता है जिसका नाम है सेवरिस रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस। दिस प्राइज इज कॉमनली नोन एज, पॉपुलरली नोन एज नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। और ये देने का टाइम भी ऐसा ही रहता है कि जब वो 5 नोबेल प्राइज दिए जाते हैं उसके बाद नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स या सेवरिस रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक्स दिया जाता है। एंड दिस prize in economic sciences given by Royal Swedish Academy of Sciences। ये प्राइज इस साल 2025 का सेवरिस रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस, पॉपुलरली नोन एज नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस, हैज बीन गिवन टू 3 इकोनॉमिस्ट: जोएल मॉकेर फ्रॉम यूएस, फिलिप एगियन फ्रॉम फ्रांस एंड पीटर हॉविट फ्रॉम द यूएस। इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, आखिर उन्होंने क्या थ्योरी दी है जिस कारण से इनको नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स मिला है, वो समझते हैं। सो दे हैव बीन ऑनर्ड फॉर एक्सप्लेनिंग कि हाउ इनोवेशन, न्यू क्रिएटिव आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज ड्राइव्स लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इनकी थ्योरी को अगर वर्ड्स में देखा जाए तो कहा जा सकता है कि दे हैव गिवन द थ्योरी ऑफ इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ या सपोर्टेड द आइडिया ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। इसमें क्या है कि फिलिप एगियन एंड हॉविट, they have worked together and they have created a model. Philip Aghion and Peter Howitt have worked together and they have created a model, जिसको शॉर्ट में कहा गया Aghion-Howitt model given in 1992. This model is also known as Schumpeterian growth model. Schumpeterian growth model क्यों कहते हैं इसको, वो आपको अगले पेज पे समझ आ जाएगा, बिकॉज अभी मैं ब्रीफली बता दूं कि देयर मॉडल हैज बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम आइडिया गिवन बाय अ पॉपुलर इकोनॉमिस्ट स्कम्पीटर। तो स्कम्पीटर के बारे में हम अगले पेज पे देखेंगे। उन्हीं के आइडिया से इंस्पायर्ड होकर, स्कम्पीटर के आइडिया से इंस्पायर्ड होकर के इन्होंने ये अपना मॉडल दिया है। इनका मॉडल सिंपल है। दे सिंपली से कि इफ गवर्नमेंट्स प्रोटेक्ट इनोवेशन थ्रू पेटेंटिंग, प्रमोटिंग एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्टमेंट करे तो इकोनॉमीज विल ग्रो फास्टर। इफ देयर आइडिया हैज टू बी सिंप्लीफाइड इट कैन बी पुट इन वन स्टेटमेंट, वन लाइन। इस सरकार अगर इनोवेशन को प्रमोट करेगी तभी जाकर के इकोनॉमी विल ग्रो फास्टर। देयर आइडिया इज वेरी सिंपल, इकोनॉमीज ग्रो नॉट बिकॉज वी वर्क हार्डर बट बिकॉज वी थिंक स्मार्टर। तो इनोवेटिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग is important for an economy to grow। ये है Aghion-Howitt मॉडल इन ए वेरी सिंप्लीफाइड मैनर। अच्छा, इसी आइडिया के लिए प्रिकर्सर का काम किया जोएल मॉकर का आइडिया जोएल मॉकर का जो है वो इनसे मिलता जुलता ही है, बट ही हैज वर्कड अलोन एंड दे हैव वर्कड टुगेदर। जोएल मॉकर क्या कहते हैं, ही हैज स्टडीड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स इन ऑर्डर टू कम टू दिस कंक्लूजन कि ओनली इनोवेटिव थिंकिंग कैन ब्रिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। उन्होंने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टडी किया यूरोप के अंदर। उन्होंने देखा कि 17th 18th सेंचुरी में यूरोप के अंदर, खासकर ब्रिटेन और फ्रांस में, व्हेन पीपल स्टार्टेड बिलीविंग दैट
knowledge can improve life, then came technological progress. तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि जोएल मॉकेर स्टडीड द फिनोमेना ऑफ रेनेसा एंड इनलाइटेनमेंट। वहां पे उन्होंने फिर रेनेसा इनलाइटेनमेंट के बाद 15-16 सेंचुरी के बाद हाउ 17 सेंचुरी में न्यू इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्टार्टेड टू हैपन एंड दैट ब्रॉट इकोनॉमिक ग्रोथ इन यूरोपियन कंट्रीज। तो उनका कहना है कि ये जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस आया यूरोपियन कंट्रीज के अंदर 17th-18 सेंचुरीज में, इट मेनली केम बिकॉज people started to focus more on knowledge development. They started believing कि knowledge can improve life. और फिर वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हुए, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया और इस कारण से आज यूरोप इतना ज़्यादा विकसित है, डेवलप्ड है। ही सेज कि यूरोप विटनेस्ड कल्चर ऑफ ग्रोथ। तो आप सोचें ध्यान से तो आप समझ जाएंगे कि जोएल मॉकर भी वही बात कह रहे हैं कि इनोवेटिव थिंकिंग इन यूरोप लेड टू इट्स डेवलपमेंट। इन्होंने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से आइडिया को स्टडी किया है और उसी आइडिया के बेसिस पे इन्होंने अपना एक मॉडल दिया है एगियन एंड हॉविट ने, नोन एज एगियन हॉविट मॉडल, वेयर दे सजेस्ट कि गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट इनोवेशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ इन फास्टर मैनर। collectively their model supports the concept of creative destruction. Creative destruction. So let us focus on this word also. Okay, what is creative destruction? Because now this is going to be an important term. आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है. Creative destruction means coming up of new innovative ideas, replacing old technologies and businesses. उससे होगा क्या कि पुराने बिजनेसेस को थोड़ा नुकसान होगा, कुछ लोगों की नौकरियां जाएंगी, बट न्यू थिंग्स विल गेट क्रिएटेड, न्यू टेक्नोलॉजीज विल कम, सो इट विल सपोर्ट ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे स्मार्टफोन रिप्लेस्ड मोबाइल फोन्स, जो बेसिक मोबाइल फोन्स थे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर रिप्लेसिंग पेट्रोल कार्स, स्ट्रीमिंग OTT platforms are now replacing CD, DVD. So these are examples of creative destruction. Creative destruction में होगा क्या कि there will be some disruption in the early phase. Some firms will lose out. Some people will lose their jobs. But the concept of creative destruction says that it is essential. These kind of new technological development is essential for long-term progress. And this concept of creative destruction was originally given by economist Joseph Schumpeter. The creative destruction is a continuous process. This is what Schumpeter said, which will lead to rise of technological innovation, leading to replacement of outdated systems. So this will foster progress as well as economic evolution. तो जोसेफ स्कम्पीटर की ही बातें हैं कि भाई नई नई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स होते रहने चाहिए जिससे इकोनॉमी ग्रो करती है। उसी जोसेफ स्कम्पीटर के बातों से इंस्पायर्ड होकर कि एगियन हॉविट मॉडल दिया है इन दोनों ने मिल करके, इसीलिए इनके मॉडल को कभी कभार कह दिया जाता है स्कम्पीटेरियन ग्रोथ मॉडल। और इनके मॉडल को हिस्टोरिकली जस्टिफाई कर रहे हैं, यूरोप के अंदर उसको अप्लाई होते हुए देखा है और उसको जस्टिफाई किया है जोएल मॉकर ने। दैट इज व्हाई दीज थ्री पीपल हैव कलेक्टिवली बीन गिवन Nobel Prize of Economics 2025, which is actually Severes Rexbank Prize. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मेंस में आपसे ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि इन द लाइट ऑफ 2025 Nobel Prize in Economic Science, critically analyze the role of creative destruction in economic development. Discuss how India can leverage this process while mitigating its adverse effect. Next topic is about Kenton R. Miller Award to the Director of Kaziranga National Park. Prelims perspective से important है। Director of Kaziranga National Park, Sonali Ghosh ji, has received Kenton R. Miller Award. This award has been constituted by World Commission on Protected Areas of IUCN. Sonali Ghosh ji को अवार्ड मिला है along with Ikados politician and environmentalist Rock Simone Sevilla. तो ये भी आपको याद रखना है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। दे वर अवॉर्डेड इन अबू धाबी। अब थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने अवार्ड दिया है। तो IUCN की
वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया ने ये अवार्ड दिया है। IUCN के अंदर टोटल 6 टेक्निकल कमीशन हैं, उसमें से ये एक टेक्निकल कमीशन है, वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1948, उसी साल जिस साल IUCN बना उसके 6 टेक्निकल कमीशन में से ये एक है। दिस कमीशन वर्क्स in the direction of conservation of nature and sustainable use of natural resources. और वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज विच इज वन ऑफ द 6 टेक्निकल कमीशन ऑफ IUCN, इसके अंतर्गत एक अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है केंटन आर मिलर अवार्ड। दिस अवार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2006, गिवन एवरी सेकेंड ईयर फॉर इनोवेशन इन नेशनल पार्क एंड प्रोटेक्टेड एरियाज। तो नेशनल पार्क में इनोवेशन के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। And this Kenton R. Miller Award has been named after former director of IUCN. तो Kenton R. Miller himself was a former director of IUCN. उनके नाम के बाद ये अवार्ड दिया जाता है। Kenton R. Miller Award में $5,000 का कैश प्राइज भी होता है। एक और फैक्ट मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, नोट्स में यहाँ नहीं है, आप यहाँ देखिए। Sonali Ghosh, Kaziranga director, has become first Indian to receive IUCN Kenton R. Miller Award for Innovation in National Park. तो ये भी यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा, फर्स्ट इंडियन, राइट। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मौतम फार्माइन से रिलेटेड सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर होगा बैम्बू फ्लावरिंग। एंड second statement is wrong. Pseudo numbers can never be made truly random numbers. Pseudo random numbers can never be made truly random numbers. So first statement is correct, second is wrong. यहाँ पे दोनों ही गलत है। एंड यहाँ तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सिलेंडर बिल्ड कर लिया। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।